नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 20 जनवरी 2024 के इस करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिससे जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिवस के साथ में, क्योंकि आज 20 जनवरी और 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि ये 20 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये पेंगुइन जो है ये एक जलीय जीव और ये मुख्य रूप से दक्षिणी ध्रुव पर यह पाया जाता है। इसके अलावा विश्व का 7वां महाद्वीप अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप पे भी ये जलीय जीव पाया जाता है, जो समुद्र के अंदर लगभग 20 से 25 मीटर की गहराई के अंदर ये निवास करता है। वैसे ये जब गर्मियों के दौरान ये बाहर भी आ जाता है, और वैसे देखा जाए तो अपने जीवन का 3/4% जीवन, 3/4 जो जीवन है वो जल के अंदर अपना बिताता है। इसके अलावा 1/4 जो शेष है वो यहाँ पे स्थल के ऊपर ये बिताता है। तो आपने देखा, और काफी एक सुंदर पक्षी जिसको कहा जाता है, उड़ नहीं सकता ये, लेकिन फिर भी जो है ये जलीय जीवों की श्रेणी के अंदर ये आता है। और इसका जो सम्राट होता है, इसका जो राजा होता है, वो सबसे गहराई के अंदर ये रहता है। और इसके अलावा जो सामान्यतः जो पेंगुइन है वो वैसे देखा जाए तो इंसानों के साथ में भी काफी ये परिपक्वता के साथ में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और पर्यटक यह कह सकते हैं कि जितने जो लोग देखने के लिए जाते हैं तो बरबस ही उनकी तरफ इनकी नजर बनी रहती है। तो आज आपने देखा कि पेंगुइन जागरूकता दिवस जो 20 जनवरी को मनाया जाता है, और ये वैसे सामान्यतः देखा जाता है कि ये दक्षिणी ध्रुव पे पाए जाते हैं और अपना 3/4 3/4 जो जीवन है वो कहां पे बिताते हैं, ये जल के अंदर बिताते हैं, जबकि रिमेनिंग जो 25% है वो थल के ऊपर ये बिताते हैं। विश्व का 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें सबसे ज्यादा ये पेंगुइन पाए जाते हैं। इसके अलावा भी वैसे देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों पर भी ये पेंगुइन पाए जाते हैं। चलिए, तो आज आपने देखा कि 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि जनवरी माह के जो महत्वपूर्ण दिवस अभी तक, आज 20 जनवरी और 20 जनवरी तक जितने भी जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उन सबको आप ग्लांस करके देख सकते हैं, और ये भी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका अनावरण किया गया। वैसे देखा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के वास्तुकार भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं की वजह से आज जो हम स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान के माध्यम से जो कानून जो सरकारें चला रही है वो इन्हीं की वजह से चला रही है। इनका जो योगदान है संविधान को बनाने में ये बहुत बड़ा है, और उसी के लिए इनको सम्मान देने के लिए अभी हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी उद्घाटन वहां पे किया गया। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। विजयवाड़ा नामक एक आंध्र प्रदेश के अंदर स्थान, जहां पे 125 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे सामाजिक न्याय कानून का भी नाम दिया गया। वैसे देखा जाए तो संविधान के वास्तुकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी एक ही इनके नाम से एक मूर्ति या कह सकते हैं एक स्टेचू और जगह भी बनाई गई है, और उस स्टेचू का नाम है या कौन सी जगह पे बनाई गई है, वो बनाएगी वैक्स म्यूजियम जयपुर। तो वैक्स म्यूजियम जयपुर के अंदर भी इनको स्थान वहां पे भी मिला है। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश था, और वहीं पे विजयवाड़ा में इसकी यहाँ पे बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई। राजधानी बात करते हैं तो अमरावती है, और अमरावती के अंदर हाल ही के अंदर 25वां उच्च न्यायालय भी वहां पे स्थापित किया गया है। वैसे देखा जाए कि भारत के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत एक बड़ी और ऊंची मूर्ति लगाई गई है, और वो कहां पे लगाई गई है? गुजरात के अंदर, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। लगभग 600 फीट इसकी ऊंचाई है, और विश्व की सबसे ऊंची जो है वो मूर्ति कहां पे स्थापित की गई है? वो की गई है गुजरात के अंदर। तो आपने देखा कि भी हाल ही के अंदर संविधान के जो निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, उनकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी वर्तमान में किया गया है। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना लॉन्च की गई है? महतारी वंदना योजना एक ऐसी योजना जिसके अंदर महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से इनको दिया जाएगा। उद्देश्य एक ही कि महिलाओं को आर्थिक तौर पे सशक्त करने के लिए इस प्रकार की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने, इस प्रकार की शुरुआत किसने करी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है, जिसके अंदर 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो सालाना इनको 12,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, कुल होते हैं 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी। उद्देश्य वही जो मैंने आपको बताया, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके समग्र कल्याण में योगदान देना। हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी शुरू कर गई है, जिसके अंदर किसी प्रकार के जो मजदूर हैं वो निर्माण कार्यों के अंदर संलग्न रहते हैं, उनके लिए भी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसकी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में की गई। चूंकि सरकार चेंज हुई है और वर्तमान में जिनके जो मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है विष्णुदेव साय। राज्यपाल की बात करें तो जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब छत्तीसगढ़ जो है वो किस राज्य से टूट करके बना? आंसर हो जाएगा उसका कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूट करके ये बना, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है रायपुर। और इससे पहले जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इनको अभी वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। जो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि नए जो नेता है विष्णुदेव साय, उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में मसाला चाय को टेस्ट एटलस द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गैर अल्कोहल पेय की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसके अंदर टेस्ट एटलस द्वारा जारी किए गए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा व्यंजन, जिसके अंदर भारत का जो स्थान था वो कौन सा? 7वां स्थान इसके अंदर रहा था, जिसके अंदर नॉन गार्लिक जो नान है, एक पराठा, उसको इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग से इसको नवाजा गया था। तो बहरहाल आप जो प्रश्न देख रहे हैं जिसके अंदर मसाला चाय को टेस्ट एटलस के द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गैर अल्कोहल पेय की सूची के अंदर स्थान मिलता है कौन सा? दूसरा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। दूसरा स्थान है मसाला चाय का। शीर्ष स्थान पर मैक्सिको का अगुआ ग्रास फ्रेश ग्रास एक पेय पदार्थ है, उसको दिया गया। अब बात करते हैं मसाला चाय की। कैम्बोलिया साइनोनिस पौधे से बना एक पेय पदार्थ है। और वैश्विक चाय उत्पादन के बारे में बात करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चाय कहां पे उत्पादित करी जाती है? आंसर होता है कौन सा? भारत के शीर्ष ऐसे कौन से राज्य जहां पे सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करी जाती है? आंसर होगा सबसे पहले असम, और सेकंड पे होगा कौन सा? पश्चिमी बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। अब बात करते हैं कि चाय क्या भारतीय उत्पाद है या कहीं बाहर से आया है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, भारतीय उत्पाद ये नहीं है। 1610 के अंदर डच व्यापारी चाय को चीन से यूरोप लेकर के गए थे, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में क्या हो गया? प्रिय पेय पदार्थ के रूप में ये बन गए। और आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय की प्याली से हम क्या करते हैं? अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो बहरहाल आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं कि मसाला चाय को एटलस की जो सूची आई उसके अंदर दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन का 19वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका मतलब 18वां संस्करण हो चुका है, और इसका 18वां संस्करण जो हुआ था अजरबैजान के अंदर ये हुआ था, और काफी साल पहले हुआ था। ये कह सकते हैं 2018 के आसपास ये सम्मेलन हुआ।
और अभी जिस प्रकार से नाम की जो प्रासंगिकता जो रह गई है वो हम सब लोगों से छुपी हुई नहीं है। नाम की जो प्रासंगिकता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो दिनों दिन क्या होती जा रही है, वो खत्म सी होती जा रही है। पहला इसका सम्मेलन होता है 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर, और भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा नाम की जो है वो एक संकल्पना रखी गई थी और विश्व के अनेक जो नेता थे उस मुहिम के अंदर शामिल हुए। लेकिन नाम के बाद में 1962 का जिस प्रकार का नेहरू जी को वो झटका लगा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक होगी, वो थी कि चीन के द्वारा भारत के ऊपर एक बड़े व्यापक पैमाने पे किया गया आक्रमण, और उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर पाकिस्तान जैसे देश इसके अंदर शामिल हो गए और इस प्रकार का अड़ंगा लगाने लगे, जिसके बाद में इसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म सी हो गई है। वैसे देखा जाए तो सार्क की जो प्रासंगिकता है वो भी धीरे धीरे खत्म होगी और उसके बाद में भारत एक नया शब्द लेकर के आया, कौन सा, बिमस्टेक। तो अभी भारत बिमस्टेक का एक प्रभावी सदस्य देश, और नाम जो है वो क्या रह गया, सिर्फ नाम का ही रह गया। लेकिन बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 19वां संस्करण कहां पे किया जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, युगांडा। युगांडा की एक जो है छोटी सी सिटी कंपाला, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। कंपाला के अंदर किया जाएगा। आयोजन अभी वर्तमान में चल ही रहा है, 19 से लेकर के 20 जनवरी 2024 के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। थीम क्या है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना और गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या करना और इसको बढ़ाना। जिस प्रकार विश्व अभी वर्तमान में दो ध्रुवों में नहीं, अभी तो बहुध्रुवीय व्यवस्था हो गई है। शीत युद्ध के बाद में अमेरिका और रूस की अगुवाई के अंदर विश्व दो धड़ों के अंदर क्या हो गया था, बंट गया था, और स्थिति कमोबेश आज भी वही है कि वहां पे रसिया का जो स्थान है वो किसने ले लिया है, चीन ने ले लिया है। आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, 1961 का शीत युग के दौरान ही हो जाती है। सदस्य देश के अंदर काफी सदस्य देश है, 120 सदस्य देश है। उनमें वो देश इसमें शामिल हैं जो कहते थे कि हम इस दोनों जो गुट दिख रहे हैं आपको, अमेरिका और रूस, इसके किसी भी गुट के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन वो परिस्थितियां कुछ और थी। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार देखा जा रहा है कि किसी का कोई भी एस्पेक्ट कह सकते हैं, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या रणनीतिक हो, कहीं ना कहीं किसी का हित जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब शीत युद्ध की या दूसरी बात करेंगे गुट निरपेक्ष वाली बात तो रही नहीं गई है। अब पहला नाम का जो शिखर सम्मेलन था वो सितंबर 1961 में बेलग्रेड में जो युगोस्लाविया में हुआ करता था, वहां पे इसका सम्मेलन हुआ। और 18वां नाम जो शिखर सम्मेलन है वो 2019 बाकू अजरबैजान के अंदर ये हुआ था। तो आज आप देख रहे हैं कि 2024 के आते लगभग 5 साल के बाद में अगर सम्मेलन हो रहे हैं तो इस संगठन की प्रासंगिकता का अनुमान इसी हिसाब से लगाया जा सकता है। बहरहाल इसका जो आयोजन है वो युगांडा के कंपाला में किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। आईटी ब्रांड, वैसे देखा जाए तो आईटी में भारत का कोई सानी नहीं, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भारत विश्व के अंदर अग्रणी भूमिका को निभा रहा है। और वैसे देखा जाए तो सिलिकॉन वैली वर्तमान में भारत की कौन सी है, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका का एक स्थान जहां पे सबसे ज्यादा एमएनसी कंपनी वहां पे कार्यरत है, और विशेष के अंदर वहां पे कंप्यूकॉम, ये कहते हैं कंप्यूटर संबंधी जितनी प्रकार की जो कंपनीज है वो वहां पे काम कर रही हैं। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड, और उसके द्वारा विभिन्न देशों के अंदर इस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या फिर आईटी मूल्यांकन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांड उभर करके सामने आया है, कौन सा, भारत, जिसमें बहुत सारी कंपनियां, जिसके अंदर इन्फोसिस भी शामिल है और टीसीएस भी। टीसीएस को वैश्विक सूची के अंदर दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ये रैंकिंग अभी दावोस के अंदर जो आर्थिक सम्मेलन चल रहा है वहां पे 500 सूची का हिस्सा इसके अंदर बनाया गया था। वैसे देखा जाए कि विश्व का सबसे अच्छा जो ब्रांड है आईटी के सेक्टर में वो कौन सा है, एक्सेंचर ये ब्रांड। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसके ब्रांड वैल्यू ग्रोथ जो है वो 17.2 बिलियन डॉलर से बढ़ करके और 2024 में कितनी होगी, 19.2 बिलियन डॉलर इसकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है।
दुनिया की सबसे बड़े मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में से एक है कौन सा? टीसीएस। स्थापना होती है 1968 में और मुख्यालय इसका देश की राजधानी कौन सी? आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये टाटा ग्रुप का ही एक बड़ा वेंचर और टीसीएस इसको जाना जा रहा है वर्ल्ड के अंदर इसका दूसरा सबसे बड़ा नाम। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वैसे देखा जाए तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल, और इसके जो महानिदेशक बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आईपीएस कैडर के ये अधिकारी होते हैं। अर्धसैनिक बलों का अलग से किसी प्रकार का कोई कमांडर नहीं होता। आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, जो वरिष्ठ हो जाते हैं, उनको फिर इस प्रकार के नियुक्ति महानिदेशक पद के तौर पे दे दी जाती है। और अभी हाल ही के अंदर दलजीत सिंह चौधरी को अभी सशस्त्र सीमा बल की कमान सौंपी गई। इससे पहले हमने देखा था नीना सिंह। नीना सिंह आईपीएस कैडर, राजस्थान की वरिष्ठ महिला पुलिस ऑफिसर, जिनको सीआईएसएफ का महानिदेशक चुना गया था। वो भारत की पहली सीआईएसएफ की बनने वाली महिला पहली महानिदेशक वो बनी थी। लेकिन बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है सशस्त्र सीमा बल, उसका महानिदेशक किसके बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में सेवारत थे। और सशस्त्र सीमा बल की जो स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ये चीन और इसके अलावा भूटान और म्यांमार जैसी जो इंटरनेशनल जो टेरिटरी है वहां पे इनको डेवलप किया जाता है। वैसे इसका जो आदर्श वाक्य जिसका नाम है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में किस राज्य को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है? आंसर क्या हो जाएंगे इसके? गुजरात को भी मिला है, कर्नाटका को मिला और केरल को मिला। आंसर हो सकता है इसका कौन सा? उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि व्यापार विभाग के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्टार्टअप का जो अवार्ड मिला है वो 3 राज्यों को मिला है, जिसमें आप देख रहे हैं गुजरात, कर्नाटका और केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड तो गुजरात, कर्नाटका और केरल को मिला है, जबकि शीर्ष प्रदर्शन का अवार्ड मिलता है राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र को। लीडर श्रेणी का अवार्ड मिलता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं महत्वाकांक्षी नेतृत्व की, जहां पे बिहार और हरियाणा को। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का अवार्ड किसको मिलता है? छत्तीसगढ़ और दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को। इस प्रश्न के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सभी राज्यों को इस प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उनके स्टार्टअप जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको और ज्यादा क्या करना? विकसित करना है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो वर्तमान में विद्यमान है। वर्तमान में स्टार्टअप की संख्या 1,17,000 से अधिक स्टार्टअप की संख्या भारत के अंदर है। जबकि यूनिकॉर्न है उसके अंदर भी भारत का स्थान जो है वो कम नहीं है। 112 के स्थान पे नंबर कितने पे है? 3 नंबर पे इसका स्थान है। किसके अंदर? यूनिकॉर्न के अंदर। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? 1 बिलियन से अधिक किसी पूंजी लगती है किसी व्यापार के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? जो स्टार्टअप होता है, लेकिन 1 बिलियन पूंजी उसके अंदर आवश्यक होती है, उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं की स्थापना कह सकते हैं या लॉन्च की गई? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सोलापुर। सोलापुर कहां पे? महाराष्ट्र में है। और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी 8 अमृत परियोजनाओं की क्या करेगी? वहां पे इनको लॉन्च किया गया। लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं को इसकी आधारशिला लिखेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित 90,000 से अधिक घरों को भी इसमें समर्पित कर दिया गया। अब बात करते हैं रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर गरीबों को सौंपे जाएंगे, जबकि पीएम सम्मान निधि 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त भी क्या कर दी गई है? जारी कर दी गई है। जैसा कि हम देख रहे थे कि एक साल के अंदर 6,000 रुपए पीएम सम्मान निधि के तौर पे किसानों को दिए जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 21.8 है। और ये कहां से? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए ये अटल सेतु पुल
ये बना है और प्रधानमंत्री जी ने अभी इसके क्या किया था, इसका उद्घाटन इसका किया था। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में कृत्रिम चट्टान इकाइयां स्थापित करने के लिए 302 करोड़ रुपए के लिए आवंटित करे गए? आंसर क्या हो जाए? कृत्रिम चट्टान इकाइयां किसके लिए हैं? ये मछली पालन के लिए, मछली पालन के लिए, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इस प्रकार की जो है वो चट्टान बनाएगी जिसके अंदर मछलियां वो सबसे ज्यादा यहां जीवित भी रह सके और उनको आश्रय मिल सके। और इसी के लिए केरल सरकार ने इस प्रकार के वेंचर की क्या करी है, शुरुआत करी है, जहां पे समुद्र के नीचे इस प्रकार की चट्टानों को वहां पे बिछाया जा रहा है। आर्टिफिशियल है, जहां पे समुद्र जो समुद्री जीव जिसके अंदर मछली और मछली पालन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनका जीवन यापन भी चलता है। मछुआरों की इससे इसी को क्या मिलती है, आय मिलती है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मछली की आबादी को बढ़ाने के लिए केरल में विजिगम में कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू करेगी। 6300 कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करने के लिए परियोजना की शुरुआत यहां पे की गई। आप देख रहे हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल ये आपको चट्टान नजर आ रही है। तैनाती समुद्र तल से 12 से 15 मीटर की गहराई पर इनको क्या किया जाएगा, स्थापित इनको किया जाएगा। उद्देश्य वही है कि मछली भंडार को बढ़ा करके और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करके मछुआरों की आय को दुगुना करने का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। वर्तमान में केंद्रीय जो मत्स्य पालन जो कह सकते हैं मंत्री है, जो मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशंस लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक अमेरिकन कंपनी और अल्टेयर इस कंपनी, उसके साथ में इस प्रकार का समझौता किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। मद्रास इससे पहले तंजानिया और श्रीलंका के अंदर भी आईआईटी कैंपस यहां पे खोल चुका है। कहां पे? तंजानिया और श्रीलंका में। कैनेडी इसके अंदर ये आईआईटी इस प्रकार का जो एक नवाचार अभी वर्तमान में कर चुका है। आईआईटी मद्रास का वैसे देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन टूल जो है वो किसके साथ में? सुप्रीम कोर्ट के साथ में, वो भी इन्होंने क्या किया, इसके साथ में लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अल्टेयर एक अमेरिकी कंपनी आईआईटी मद्रास से इमोबिलिटी सिमुलेशंस लैब लॉन्च करने के लिए अमेरिका की स्थित अल्टेयर के साथ में करी इन्होंने साझेदारी। अल्टेयर द्वारा आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं अल्टेयर क्या है। एक वैश्विक प्रौद्योगिकी जो सिमुलेशंस पर पथ प्रदर्शन के लिए किया जाता है, इसमें काम कंप्यूटिंग और एआई में समाधान में भी प्रधानता इसकी है। श्रीलंका के कैंडी में बात हो रही है आईआईटी के साथ में। श्रीलंका के कैंडी के अंदर भी नया कैंपस खोला किसके द्वारा जाएगा? आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास इसमें कर रहा है सहयोग। इसके पहले तंजानिया के अंदर भी आईआईटी कैंपस आईआईटी मद्रास खोल चुका है। अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी मद्रास की जो रैंकिंग है वो 344वीं रैंक के साथ भारत में तीसरे स्थान पे रहा है। इससे पहले कौन सा स्थान? दिल्ली और मुंबई है, वो आईआईटी इनसे पहले स्थान पे थे। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नंबर 3 पे आईआईटी मद्रास था। हाल ही के अंदर नवाचारों की अगर देखा जाए, क्रम के अंदर देखा जाए तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। किसने? वो भी आईआईटी मद्रास ने ही की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन टूल है, उसका एमओयू किसके साथ में किया है? आईआईटी मद्रास ने। किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के साथ में इस प्रकार का समझौता किया, जिसके अंदर स्थानीय भाषा के अंदर भी फैसले लिखे जाएंगे। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग का क्या मिला है? दर्जा मिला है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। जिस प्रकार जीआई टैग हर एक राज्य प्राप्त करने के लिए काफी इसमें मेहनत कर रहे हैं, और देखा जाए तो तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा या सबसे जिसके पास में ज्यादा जीआई टैग है, वो उस राज्य का नाम कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन अभी कच्ची खरेक को एक जीआई टैग का जो दर्जा मिला है वो किस राज्य से संबंध रखता है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? गुजरात। गुजरात का कच्ची खरेक का। उड़ीसा की डोगरिया कोन को हाल ही के अंदर जीआई टैग मिला। उड़ीसा की रायगढ़ सोल को भी जीआई टैग मिलता है। असम के चोकुआ चावल को भी हाल ही के अंदर कुछ ही दिनों के पहले इसको भी क्या मिला था? जीआई टैग का दर्जा मिला था। कन्याकुमारी की मेटी केले और लौंग को भी जीआई टैग। तमिलनाडु के मानमुदारे मिट्टी को भी बर्तनों के जीआई टैग। इस प्रकार कह सकते हैं कि हर वर्ष
हर वर्ष बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिलता है, और उद्देश्य एक ही है कि उसके बाद बाजार के अंदर, बाजार में उस उत्पाद की क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी कोई नकल भी नहीं कर सकता। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग, जबकि सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, वो तमिलनाडु है। हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो भदरवा है, उसके भी वहां पे जो राजमा है, वो रामबन की सुलाई शहद को भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही के अंदर जीआई टैग के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, तो ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि आपसे कहीं से भी प्रश्न जीआई टैग के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन के हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।